सो इतना अपना हो गया। तो इसके बाद की अगर हम बात कर ली, दैट मीन्स जो आपके बोर्स मॉडल था उसके अलग लिमिटेशंस थे। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें टॉपिक की, तो हम पढ़ रहे थे डिफरेंट मॉडल्स इसके एटम के, और एटम के डिफरेंट मॉडल की शुरुआत हुई थी कहाँ से? शुरुआत हुई थी थॉमसन मॉडल से, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल में भी हमें हमें दिक्कतें देखने को मिली, क्योंकि बोर्स मॉडल में केवल पार्टिकल नेचर ही इन्वॉल्व है। जबकि हम जानते हैं कि कोई भी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर वेव नेचर भी एसोसिएटेड होगा, और जब वेव नेचर एसोसिएटेड होगा तो उसको बोर्स मॉडल ने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो उसके लिए हमें एक नया मॉडल बनाना पड़ा, एंड दैट मॉडल इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। वेव मैकेनिकल मॉडल और जो वेव मैकेनिकल मॉडल है, इस मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को आइडेंटिफाई किया। हमने इलेक्ट्रॉन को क्या माना? एक वेव माना, जिसका वेव फंक्शन है कौन सा फंक्शन? साई फंक्शन, x, y, z की टर्म्स में, ठीक है। और हमने साई के हिसाब से जब हमने वेव इक्वेशन लिखा 3D स्पेस पर अराउंड न्यूक्लियस, तो हमें जो फॉर्मूला मिला वो मिला डी स्क्वायर साई on dx square plus d square psi on dy square plus d square psi on dz square plus 8 pi square m on h square and e minus v into psi is equal to 0. And this equation को हमने नाम दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये मॉडल श्रोडिंगर ने ही दिया है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो मेन एम्फेसिस है वो क्या है कि भैया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करता है। ये जो साई फंक्शन है ये क्या बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन की x, y, z किसी भी जनरल क्वाड्रेंट पे पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। हमने ये भी देखा कि साई फंक्शन जो है वो कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव है तब तो वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट जब वो नेगेटिव है तो वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या किया? हमने साई की जगह पे साई स्क्वायर को फोकस किया, एंड साई स्क्वायर जो है वो क्या कहलाया? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। सो बोर्स मॉडल में हमने जब पार्टिकल नेचर लिया था तब हमारे पास केवल और केवल ऑर्बिट्स ही थे, बट अब यूजिंग द वेव नेचर वी कैन से दैट ऑर्बिटल नाम की भी चीज होती है। दैट मीन्स हमारा जो ऑर्बिट है, हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होगा, और उस ऑर्बिट में भी अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। समझ में ही बात क्लियर है इतनी बात सकते? ठीक है। तो नो डाउट साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है फिजिकल लेवल, फिजिकल वर्ल्ड में, बट साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस बिल्कुल है। और साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है वो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। ठीक है। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स देखने को मिले अलग अलग साई के सॉल्यूशंस के बेसिस पे। तो एस ऑर्बिटल आपको स्फेरिकल देखने को मिला, पी ऑर्बिटल आपको डम्बेल शेप में देखने को मिला, ये शेप कहलाता है डम्बेल। ठीक है। सिमिलरली डी ऑर्बिटल आपको डबल डम्बल शेप में देखने को मिला। तो आपको कम से कम एस, पी और डी सब ऑर्बिटल के शेप पता होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इन सबके शेप बने हुए हैं। एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो डबल डिफ्यूज डम्बल है। ऑफ कोर्स वो आपको याद नहीं रख सकते, क्योंकि वो 3D में बहुत ही टफ शेप है, उसको आप पेपर पे नहीं बना सकते। तो एटलीस्ट एस, पी और डी ये तीन के शेप तो आपको बनाने चाहिए, मतलब याद रखने चाहिए। ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो नोट्स भेजे हैं उसमें एक जनरल शेप बने हुए हैं। सिंपल सी बात है, एस ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि स्फीयर जो है वो तो हर एक डायरेक्शन में होता है, बट पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, तो ऑफ कोर्स पी ऑर्बिटल एक्स में, वाई में, जेड में, तो ऑफ कोर्स ये बाकी सारे क्या होते हैं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रखते हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास में पी ऑर्बिटल के जो तीन डायरेक्शंस हैं वो हो सकते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी ऑर्बिटल के 5 डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर।
ठीक है। तो डी डी ऑर्बिटल के 5 अलग अलग ओरिएंटेशन है, पी ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन है, एस ऑर्बिटल का एक ही ओरिएंटेशन है क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, इतनी बातें हमने लास्ट क्लास तक कर ली थी। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो प्लीज बताएं, पूछिए, अभी समय है, बोलिए। नो सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए। सो अब एक नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमें बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल ऐसे स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। अगली चीज आती है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचानें, कि हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। बोर्ड्स मॉडल में तो ये सवाल था नहीं, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन एक ही है। अगर एनर्जी उसकी मिनिमम है तो वो ग्राउंड स्टेट में है, अगर उसने कुछ एनर्जी खाई तो वो किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ऑर्बिटल का कोई कंसेप्ट है नहीं, ऑर्बिट का कंसेप्ट है। और हम हर एक चीज के बारे में जानते हैं बोर्ड्स मॉडल में। रेडियस कितना होगा, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट जेड एन स्क्वायर बाई जेड। वेलोसिटी कितना होगा, वी एन इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। एनर्जी कितना होगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हम बोर्ड्स मॉडल में बिल्कुल जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक अकेला इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और ऑर्बिटल नाम की चीज है नहीं, केवल ऑर्बिट है तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बड़े आसानी से हम बोर्ड्स मॉडल में पार्टिकल नेचर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी लगता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में अलग अलग वेव्स बना रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कभी आपका एस ऑर्बिटल में है वो, कभी पी में है, कभी डी में है, कभी एफ में है। दैट मीन्स अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और उन ऑर्बिटल्स में भी अलग अलग ओरिएंटेशन है, आप देख ही पा रहे हैं। एस ऑर्बिट में कोई ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 निकलते हैं। तो अलग अलग ओरिएंटेशन है। दैट मीन्स अगर मुझे किसी एटम के अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना हो, तो मैं कैसे मैथमेटिकली उस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और उस मैथमेटिकल सेट का जो कंप्लीट नाम है उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। समझिए, इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल दुनिया से। जैसे मैं आपकी बात करूं, मुझे आप तक पहुंचना है, यू आर लाइक एन इलेक्ट्रॉन एंड अर्थ के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। मुझे प्रिसाइसली अगर आप तक पहुंचना है तो मुझे क्या चाहिए बताइए। मुझे आपका कंप्लीट एड्रेस चाहिए। जैसे सबसे पहले हम सब अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ तो है ही, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अर्थ के अलावा अगर और किसी प्लानिट पे लोग रहते तो फिर हमें ऐसे लिखना पड़ता कि अर्थ पे है, कि मार्स पे है, कि सन पे है, कहाँ पे है। सन पे तो कोई रह नहीं सकता है, ठीक है। बट अर्थ तो फिक्स है, ठीक है, डोमेन फिक्स है हमारा। तो आपकी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि आप किस कंट्री में रहते हैं, फिर कंट्री के बाद आप किस स्टेट में रहते हैं, फिर उस स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से गांव में रहते हैं, फिर उस गांव के अंदर कौन सी मोहल्ले में रहते हैं, मतलब कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं। फिर उसके बाद आपका घर का नंबर क्या है, फिर घर के नंबर के बाद आपके पिताश्री का नाम क्या है, फिर पिताश्री के नाम के बाद आपका नाम क्या है। तब जाके मैं आप तक पहुंच सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? यस सर। ये चीज क्या होती है, ये आपका एड्रेस है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका एड्रेस है उसी तरीके से अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए, कि वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में है, मतलब किस ऑर्बिट में है, फिर उस ऑर्बिट की किस ऑर्बिटल में है, फिर उस ऑर्बिटल के अंदर कौन से डायरेक्शन में है, ओरिएंटेशन क्या है उसका, फिर उसके बाद उसका खुद का क्या मोशन है। तभी जाके मैं आप तक पहुंच पाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन को के मतलब लेमन टर्म्स में, मजदूरों की भाषा में, क्वांटम नंबर्स क्या है। क्वांटम नंबर इज द सेट विच रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। खत्म। मैं यही बोल सकता हूँ कि मैं प्रिसाइसली इलेक्ट्रॉन को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, वो मैथमेटिकली एक सेट ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट होगा, और वो जो सेट ऑफ नंबर है कलेक्टिवली क्या कहलाता है, क्वांटम। समझ में आ रही बात, क्लियर है? ठीक है, बोलो। यस सर। टेक्निकली तो ऑफ कोर्स क्वांटम नंबर को हम अगर डिफाइन करने जाएं तो बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करेगा। एक, न्यूक्लियस से आपकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब कौन सी ऑर्बिट में है, एक क्वांटम नंबर ये होगा जो आपकी डिस्टेंस को नोट करेगा।
मतलब आपकी एनर्जी को नोट करेगा, दूसरा आपकी सबशेल वाली एनर्जी को नोट करेगा, ठीक है, ऑर्बिटल वाली एनर्जी को, कि आप एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है। फिर तीसरा आपके ओरिएंटेशन को, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट को नोट करेगा, ठीक है, और चौथा आपके खुद के रोटेशन को नोट करेगा। समझ में आ रही बात? जब ये चारों चीजें मिक्स हो जाएंगी तब आपको मिलेगा सेट ऑफ क्वांटम। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है ये समझ लेने के बाद कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है, और डुअल नेचर क्यों रखता है, क्योंकि उसके ऊपर एसोसिएटेड वेव उसकी साइज से भी बड़ी है। सो ऑफ कोर्स अगर हमें इतना समझ में आया और हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वेव इन जनरल, then of course we can define one particular electron on the basis of set of quantum numbers. Exam point of view से quantum number is a very important topic and you all should have an idea about quantum number. मैंने आपको दो तरीके से बताया। मजदूरों की भाषा में क्वांटम नंबर क्या है, मजदूरों की भाषा में क्वांटम नंबर है जैसे आपका एड्रेस, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। तब कोई आपसे डेफिनेशन लिखने के बारे में बात करे तो आप ये लिख नहीं सकते, लेकिन हाँ खुद से याद रखने के लिए आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे आपका और मेरा एड्रेस होता है और कभी भी दो लोगों का एड्रेस सेम नहीं होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के एड्रेस हैं क्वांटम नंबर, और किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं होगा। यही चीज आगे चल के पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाती है। ठीक है, बट आपके लिए अभी क्या है, लेमन टर्म्स में, मजदूरों की भाषा में, कि दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अगर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या आएगी? टेक्निकल डेफिनेशन आएगी कि क्वांटम नंबर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज, energy, shape, orientation and motion of electron. Yeah. So this is the most technical definition of quantum numbers. समझ लीजिए भाई, साइज क्या बताएगा? डिस्टेंस। ऑफ कोर्स आप न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी 0 होती है। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो साइज मतलब डिस्टेंस मतलब एनर्जी। दूसरा शेप, आप जानते हैं एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, पी डंबल है, डी डबल डंबल है, एफ डबल डिफ्यूज डंबल है। ऑफ कोर्स शेप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन, उस पर्टिकुलर सबशेल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, मतलब जैसे पी ऑर्बिटल में है आपका इलेक्ट्रॉन तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है या जेड एक्सिस के अलोंग है, ये बताएगा कौन का ओरिएंटेशन। एंड तीसरा लास्ट मोशन, कि आपका इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे आपकी अर्थ है, ऐसे समझिए जैसे सन आपका न्यूक्लियस है, अर्थ आपका इलेक्ट्रॉन, तो नो डाउट अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, बट वो अर्थ जो है वो कैसे घूम रहा है? वो ऐसे घूम रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, या ऐसे घूम रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, या ऐसे घूम रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, कैसे घूम रहा है, मतलब उसका ओरिएंटेशन क्या है? समझ नहीं बात? ये बताएगा आपका एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर। तीसरा, वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये पेन जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है। जैसे अर्थ है, ईस्ट से वेस्ट घूमता है या वेस्ट से ईस्ट घूमता है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर है? यस सर। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बताएंगे आपको? क्वांटम नंबर्स। और इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? एनर्जी आइडेंटिफिकेशन, शेप आइडेंटिफिकेशन, ओरिएंटेशन। ठीक है, हम सब जानते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, शेप क्या बताता है आपको? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या बताता है आपको? कितने
कितने एक्सिस, जैसे अर्थ जो है वो एकदम ब्लेंटली सन के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, अर्थ एक एक्सिस पे झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है और ऐसे वॉबल कर रहा है, मतलब कभी ऐसे और ऐसे 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 घूम रहा है और खुद भी घूम रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं अर्थ के मोशन पे। द सेम थिंग यू कैन अप्लाई ऑन इलेक्ट्रॉन आल्सो एंड यू कैन गेट एन जनरल आइडिया कि भैया इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता होगा पार्टिकल नेचर में, एटम के अंदर। वो अलग बात है कि एग्जैक्ट पार्टिकल नेचर तो है नहीं, वेव नेचर इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, तो अलग अलग क्वांटम नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग क्वांटम नंबर्स को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग क्वांटम नंबर्स में से सबसे पहला क्वांटम नंबर है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम, represented by S. नो डाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट, ठीक है। दैट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर्स मॉडल से ही आया है, सीधा सीधा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड बाय बोर and represented by n, and it represent what? It represents orbit number, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर पहली ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या है, ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है n की वैल्यू 3 है, मतलब ऑर्बिट का नंबर रिप्रेजेंट, ठीक है। और नो डाउट हम सब जानते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर बढ़ता है उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। दैट मींस इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। एंड सिंपल सी बात है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना ज्यादा क्वांटम नंबर बढ़ेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उतनी ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। सभी लोगों को क्लियर है बात, करनी बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज बोलिए। लास्ट का वाला जो बोला था आपने अभी वाला बोलिए सर। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप अगर एनर्जी का फॉर्मूला याद करें बोर्स मॉडल वाला, तो क्या था फॉर्मूला बताइए, En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आप सब जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव में सबसे ज्यादा है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव में कम हो जाती है, नेगेटिव में कम होने का मतलब बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जितना लोअर ऑर्बिट्स में उसकी एनर्जी उतनी ही कम है, जितना ज्यादा वो ऊपर जाएगा एनर्जी खा खा के न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जैसे जैसे उसका एन बढ़ेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। बोलिए अहिमा जी, आपको समझ में नहीं आया अभी भी, बोलिए। आया है। सीधी बात है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब है ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी उतनी ही नेगेटिव में ज्यादा होगी, नेगेटिव में ज्यादा होने का मतलब कम है, जितना वो दूर जाएगा तो जीरो के करीब जा रहा है, ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी बढ़ रही है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डायरेक्टली आपको एनर्जी बताता है कि एनर्जी कितनी ज्यादा है ऑब्जेक्ट्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये पहला नंबर, यस सर। तो ये बताता है आपको ऑर्बिट का नंबर। दूसरा सेकंड क्वांटम नंबर है दैट इज नोन एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो समरफील्ड ने दिया था, ठीक है। तो ये समरफील्ड मॉडल ही कहलाता है। तो समरफील्ड ने प्रपोज किया था, प्रपोज बाय लिखना भूल गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होता है, तो स्मॉल एल की वैल्यू आपको बताएगी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है। ये क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको द नंबर ऑफ सबशेल्स, सबशेल्स मतलब ऑर्बिटल,
तो ये आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि उस ऑर्बिट के, जैसे एल पता चल गया कौन सी ऑर्बिट में है, तो एल बताएगा कि उस ऑर्बिट की कौन सी सब शेल में, मतलब कौन सी ऑर्बिटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सबशेल भी बताता है। हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितनी सबशेल्स होती है। अगर हम बात करें तो 2l+1 टोटल सबशेल का वैल्यू इतनी है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए टोटल वैल्यू कितनी है 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए टोटल वैल्यू कितनी है 3। So number of substance, and it also represent energy associated with electron at a particular, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऊपर कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है। हाँ भाई कबीर सिंह, कबीर सिंह अपना नाम तो सही कर लो यार, वास्तव में कबीर सिंह है क्या आप? हेलो कबीर सिंह, हेलो। फोटो भी आपने एकदम दमदार लगा रखा है, मैं डर गया। ये आवाज आई आपकी तो फोटो देखा, खतरनाक। कबीर सिंह अपना नाम सही करें आप, कब्र नाम हो गया आपका। हाँ बहुत अच्छा, कबीर, अच्छा कबीर नाम है आपका, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सो बहुत ही क्लियरली आप समझ सकते हैं कि जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर एल है वो आपको क्या बताता है कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में है। दैट मींस किस ऑर्बिट की कौन सी सबशेल में आपका इलेक्ट्रॉन पाएगा, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड वैल्यूज होती है। अलग अलग ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स के लिए जो फिक्स्ड वैल्यूज डिफाइंड है वो क्या क्या है, वो ये है। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू डिफाइंड है कितनी, 0। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू डिफाइंड है 1। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू डिफाइंड है 2। एफ ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू डिफाइंड है 3। जी ऑर्बिटल अभी तक मार्केट में आया नहीं है तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब एस पी डी एफ में ही खत्म हो जाते हैं एटम्स, तो आपको एफ तक ही याद रखना है, ठीक है। सो एल की वैल्यू 0 होने का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है। तो एल की वैल्यू 1 होने का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल में। एल की वैल्यू 2 होने का मतलब उसी ऑर्बिटल में, उसी ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल में। 3 होने का मतलब उसी ऑर्बिट में एफ ऑर्बिटल में। समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। यस सर। फिक्स्ड वैल्यूज है और ये बात भी पक्की है कि जो एनर्जी है सेम सेम ऑर्बिट में, एनर्जी का ऑर्डर हम जानते हैं एस पी डी एफ में कैसे होता है। दैट मींस आई कैन से दैट एनर्जी विद इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ एल आल्सो। तो जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती है डायरेक्शनल नेचर बढ़ता है ऑर्बिट्स का। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी असाइन की जा सकती है, तो एनर्जी बढ़ती जाती है। तो सबसे कम एनर्जी की जो ऑर्बिटल है किसी भी ऑर्बिट में वो एस ऑर्बिटल है, फिर पी है, फिर डी है, और सबसे ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल अभी अभी तक अवेलेबल एटम्स के अंदर एफ। हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो आइवा जी। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वांटम नंबर। तो पहले क्वांटम नंबर से आप कहाँ पहुंचे, ऑर्बिट पे। दूसरे से कहाँ पहुंचे, उस ऑर्बिट के अंदर एक ऑर्बिटल पे, ठीक है। तीसरा जो क्वांटम नंबर है दैट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, मैग्नेटिक नंबर आपको बताता है ओरिएंटेशन। जैसे ऐसे झुके हैं, ऐसे झुके हैं, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, एक्सिस के बीच में है, कहाँ है। So magnetic quantum number that is represented by M. Magnetic quantum number was proposed by, magnetic quantum number किसने propose किया था, लिंड। लिंड, it is
proposed by ठीक है linked, and this is this represent what? This represent the orientation of electron present in an orbital. तो किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, एक्स में है कि वाई में है कि जेड में है कि एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के अलोंग है, ये आपको बताता है एम। ठीक है, और एम की वैल्यू जो है वो पूरी तरीके से एल पे ही डिपेंड करता है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? एम की वैल्यू हमेशा माइनस एल से लेकर प्लस एल तक रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, माइनस एल से प्लस एल जितने भी इंटीजर्स, सो ऑल द इंटीजर्स रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू है 0, तो एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू होगी -0 से +0। -0 से +0 कुछ और होता है क्या? नहीं, सो एम की वैल्यू है 0, मतलब एक ही स्टेट है। हम सब जानते हैं एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, सिंगल स्टेट या सिंगल ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। जो भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में पाया जाएगा उसका ओरिएंटेशन फिक्स है, एक ही। ठीक है, एम की वैल्यू 0। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए 1 मानी जाती है, तो एम की वैल्यू हो जाएगी -1 से लेके +1 के बीच में। तो एम की एग्जैक्ट वैल्यूज क्या निकल के आएंगी? -1, 0 एंड +1। तो टोटल कितनी स्टेट है? 3 स्टेट्स या 3 ओरिएंटेशंस। हम सब जानते हैं पी ऑर्बिटल में 3 अलग अलग ओरिएंटेशन होते ही हैं, एक एक्स, पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। तो 3 अलग अलग स्टेट तो आपको मिलेंगे। समझ में आई बात? बोलिए, क्लियर है? यस सर। उसके बाद अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो डी ऑर्बिटल के लिए अगेन वही वाली बात है कि डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू है 2, तो एम की वैल्यू बिलोंग करेगी -2 to +2। सो ऑफ कोर्स एम की अलग अलग वैल्यूज क्या आ जाएंगी? -2, -1, 0, +1, +2। मतलब डी ऑर्बिटल के 5 ओरिएंटेशन हम सब जानते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, और डी ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 इक्वल ब्लॉक्स। ऐसी रिप्रेजेंटेशन। पी ऑर्बिटल में कितने ब्लॉक हैं? 3। और वो कौन कौन से होते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और पी ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। एस ऑर्बिटल सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट होता है, पी ऑर्बिटल 3 ब्लॉक से, डी ऑर्बिटल 5 ब्लॉक से। और एफ ऑर्बिटल की बात की जाए, एफ ऑर्बिटल जो है उसके लिए एल की वैल्यू है 3, तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? -3 से +3। मतलब एम की अलग अलग वैल्यूज क्या है? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। क्लियरली आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 7। मतलब एफ ऑर्बिटल अगर कभी आपको बनाना पड़ा तो आपको 7 खाने बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज आएगा। जब जी ऑर्बिटल आएगा तो टोटल कितने ब्लॉक हो जाएंगे? 9। तो जी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18। समझ में आई बात? नहीं बोलो। मतलब टोटल वैल्यूज एम की कितनी होती है? 2l + 1। ठीक है, सो टोटल m values will always be equal to 2l + 1। ठीक है, तो l की वैल्यू अगर 0 है तो एक ही वैल्यू है, l की वैल्यू अगर 1 है तो 3 वैल्यू है, l की वैल्यू अगर 2 है तो 5 वैल्यू है, 3 है तो 7 वैल्यू है, 4 है तो 9 वैल्यू है, 5 है और आगे इस टाइप से बढ़ते हैं। समझ में आई बात? तो एम आपको क्या बता रहा है? ओरिएंटेशन के बारे में। मतलब एन से आपको पता चल गया कौन सी ऑर्बिट में है, एन से पता चल गया
एल से क्या पता चला उसकी कौन सी ऑर्बिटल में है, फिर एम से क्या पता चला कौन से ब्लॉक में है, और ब्लॉक के बाद एक ब्लॉक में आप जानते हैं, आप 12 पास है तो आपको पता है कि एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो या तो वो क्लॉकवाइज मोशन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम चौथा क्वांटम नंबर दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम represented by S। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता है कि आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, ठीक है। सो ये किसने प्रपोज किया था? सो इट इज प्रपोज्ड बाय गोल्डस्मिथ एंड दूसरा नाम थोड़ा अजीब सा है, उहलेनबेक। ठीक है, और ये क्या बताता है? ये आपको एग्जैक्ट मोशन बताता है। ये कौन सा वाला मोशन? रोटेशन वाला। नहीं बात, तो आपका इलेक्ट्रॉन या तो क्या कहते हैं, जैसे जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो इसकी वैल्यू प्लस हाफ मानी जाती है। सो दिस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, मैंने उल्टा बना दिया है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। सो ये माइनस हाफ है क्लॉकवाइज रोटेशन में, और ये वाला जो रोटेशन है वो क्या है? प्लस हाफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आपका इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो प्लस हाफ, माइनस हाफ है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो प्लस हाफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट मोशन के बारे में बात होती है, तब जाके हमें स्पिन क्वांटम नंबर्स की बात होती है, ठीक है। तो या तो आपके इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, दो ही स्टेट है। मतलब एक ब्लॉक के अंदर आप एटॉमिक्स कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो यही चीज कहलाती है पॉलीज एक्सक्लूजन रिस्क, ठीक है। जैसे दो लोगों के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, दो इलेक्ट्रॉन के सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। सो कोई भी दिक्कत है बताएं। बोलिए, समझ में आया क्वांटम नंबर्स? तो क्वांटम नंबर्स क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक सेट डिफाइन होगा, एन एल एम एस। तो ये जो सेट है, ये सेट आपको एग्जैक्टली क्या बता देगा? साइज बता देगा, उस इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसकी साइज क्या है, ठीक है। शेप बता देगा कि उसका शेप कौन सा, स्फेरिकल है, डम्बल है, क्या है। उनका ओरिएंटेशन बता देगा, और उस इलेक्ट्रॉन के खुद के मोशन के बारे में बता देगा। So all these things will be represented by these set of four numbers, and collectively these set of four numbers are known as what? Quantum numbers. मेरी बात सबको समझ में आ रही है? नहीं बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो चूंकि आप लोग क्लास 12 में हैं तो आप लोग बिल्कुल क्वांटम नंबर्स के बारे में या उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर जानते होंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल, आप 12 पास कर चुके हैं तो आपने बेसिक आइडिया लिया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आप जानते हैं कि क्वांटम नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 साल के क्वेश्चन उठाइए तो आपको 3 4 सवाल कम से कम मिल ही जाएंगे क्वांटम नंबर्स के ऊपर। तो क्वांटम नंबर्स आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और आप लोग ड्रॉपर वाले हैं, मतलब 12 पास है, तो क्लियरली आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ट्राई करिए, देखिए सॉल्व हो रहा है आपसे। सो कैलकुलेट द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर ए पार्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर।
बी पार्ट सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। चलिए कॉपर पे ही सीमित रखते हैं। चलिए इन दोनों के सेट ऑफ क्वांटम नंबर जरा निकाल दीजिए। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नो डाउट आपको आता होगा अगर आपने बारहवीं पास किया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ये मत बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे लिख दूँ। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप रिपीटर हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। जिन लोगों को आता है वो लोग सॉल्व करते हैं, जिनको नहीं आता है वो वेट करेंगे, मैं बता दूँ। नहीं स्टार्ट हो जाइए, 1 मिनट दे रहा हूँ। सवाल जब सबको समझ में आए या फिर सवाल में दिक्कत है किसी को? हेलो 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 हेलो, सवाल तो क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ भाई हो गया सबका? तो अभी तक हो जाना चाहिए था। बोलिए किसी का कोई आंसर आया हो तो। नहीं? चलिए तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वैसे मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर पढ़ा होगा। चलिए नहीं पढ़ा है तो अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो एक बार आप सॉल्यूशन देखिए। तो क्या सॉल्यूशन है भाई? सबसे पहले आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। कॉपर 29 है तो आप जानते हैं आप स्टार्ट करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए? ये हो गए अराउंड 18। अभी 11 इलेक्ट्रॉन और है तो ये कैसे भरेंगे आप? तो
ये हो गया। इसके बाद आता है 4s2 and 3d9। तो ये कॉपर का एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब ऐसे केसेस होते हैं 3d9 वाले, 3d4 वाले, तो अपने आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड फाइनली आपको जो ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन मिलता है कॉपर का, वो मिलता है 3p6 and 4s1 and 3d10। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है भाई साहब, आप चेक कर लीजिए। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो आपने भरा उस बेसिस पे, बोलिए कहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन बताइए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको मानेंगे आप? नहीं, हाँ बोलिए। S orbital. एस ऑर्बिटल को लास्ट इलेक्ट्रॉन मानेंगे। अच्छा, लेकिन भरा तो आपने डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीजें मतलब आपसे एक्सपेक्टेड थी, बट चलिए कोई बात नहीं। आपने अगर नहीं नहीं भी आप बता रहे हैं कोई बात नहीं। तो अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में मानता हूँ, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4s1 है। तो अगर मैं 4s1 इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, तो 4s1 के लिए या 4s ऑर्बिटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कुछ इस टाइप से दिखेगा। एन की वैल्यू क्या होगी, 4 ऑर्बिट नंबर। एल की वैल्यू क्या होगी, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू है 0। एम की वैल्यू क्या होगी, 0। एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस। पॉजिटिव होने की रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो मैं किस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, डी ऑर्बिटल के 10वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में मैं किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, डी ऑर्बिटल के 10वें इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी ऑर्बिटल है, 3d। एन की वैल्यू क्या होगी, 3। एल की वैल्यू क्या होगी बताइए, डी ऑर्बिटल के लिए 2। एम की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0। -1 0 +1 +2 एम की वैल्यू होगी +2 एंड एस की वैल्यू क्या होगी, नीचे की तरफ है, सो -. This will represent the set of quantum numbers represented by these two electrons. ठीक है, आप बताइए क्या किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के सेट सेम हो सकते हैं? कोई दो इलेक्ट्रॉन सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रख सकते हैं क्या? क्या कोई No, दो sir. इंसानों के एड्रेस सेम हो सकते हैं? नॉट सर हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ मैडम, 1 बजे के बाद। हाँ जी, क्या दो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर का सेट सेम हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन के सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो गए तो वो फिर सेम इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो ऑफ कोर्स यही चीज आगे चल के पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि एक ब्लॉक के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। और इवन स्टेटमेंट भी उसका यही है। चलिए क्लियर है बात, क्वांटम नंबर्स के बारे में किसी कोई भी दिक्कत परेशानी बताएं प्लीज। निकाल पाएंगे आप लोग क्वांटम नंबर्स? अगर आपको इलेक्ट्रॉन बता दिया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है, बोलिए। Yes. ठीक, यस सर चलिए तो अगली बात करते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो होता है नोट्स। ये जरूर आप लोग देखें, क्वांटम नंबर्स अगर आपने निकाल लिया तो नोट्स अगली चीज है। तो नोट्स वास्तव में क्या है? नोट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नोट्स आर रेडियल डिस्टेंसेस। रेडियल डिस्टेंसेस का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, स्फीयर्स और प्लेन having zero probability of finding electrons। मतलब
नोड्स को अगर मैं टेक्निकली डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि नोड ऐसी डिस्टेंसेस है, ऐसा डिस्टेंस है नोड r इक्वल टू r नॉट, जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए 0। समझ नहीं बात? ऐसा प्लेन है नोड, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा डिस्टेंस r, जिसको पूरा आप r डिस्टेंस का एक स्फीयर बना दीजिए, तो उस स्फीयर पे कहीं भी वो ऑर्बिटल को कट नहीं करेगा। दैट इज नोन एज व्हाट, अ रेडियल नोड। और रेडियल नोड को हम बोलते हैं स्फेरिकल नोड। ठीक है। दूसरे टाइप के नोड्स कैसे होते हैं? प्लेनर, प्लेन वाले। जैसे पी ऑर्बिटल है एक्स में, तो वाई जेड प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो जो न्यूक्लियस से अगर पास होगा तो कहीं भी आपका जो बम्बल है शेप, वो उसको कट नहीं करेगा। मतलब उस पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर हर जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो उस चीज को हम बोलते हैं नोड। तो नोड दो टाइप के होते हैं। एक तो आप ऐसे डिफाइन करें कि ये न्यूक्लियस है, इससे r डिस्टेंस पे आप गए तो किसी भी डायरेक्शन में r डिस्टेंस, मतलब एक पूरा सर्किल। हाँ भाई कबीर हुसैन बोलिए, क्या दिक्कत है? हैंड रेस किया आपने, बताइए कबीर सिंह जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस जान पे ऐसी मतलब हैंड रेस कर। सुनिए, सो ये न्यूक्लियस है आपका, मान लेते हैं ये मुट्ठी जो है वो न्यूक्लियस है। मैं कोई भी स्ट्रक्चर आप सोच लीजिए, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल है। मैं आर डिस्टेंस पे जाऊं, ये पेन की लेंथ आर है, और किसी भी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इसको घुमाऊं, मुझे अगर कहीं भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, मतलब हर जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आर डिस्टेंस एक रेडियल नोड है। ठीक है। जब मैं एंगुलर नोड की बात करता हूँ या प्लेनर नोड की बात करता हूँ, वो क्या है कि भैया ओरिजिन से पास होने वाले, न्यूक्लियस से पास कोई भी प्लेन, वो चाहे एक्सिस के अलोंग हो, चाहे किसी एंगल पर टिल्टेड हो, अगर उस पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, तो वो एक एंगुलर नोड कहलाता है। ठीक है। टेक्निकली तो ये दोनों ही टाइप के नोड शेप से रिप्रेजेंट होते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल आप निकाल लीजिए, उससे आपको एंगुलर नोड और रेडियल नोड मिलते हैं। बट हम मैथमेटिकली क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड एक आसान सा फॉर्मूला बना लेंगे, ताकि हमें बार बार 3D में इमेजिन ना करना पड़े कि कहाँ पे एंगुलर नोड है, कहाँ पे रेडियल नोड है। ठीक है। डेफिनेशन नो डाउट हमें पता होनी चाहिए कि नोड्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। नोड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रेडियल नोड, या उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, स्फेरिकल नोड, जो रिप्रेजेंट होते हैं एन आर से। और दूसरे होते हैं कौन से, एंगुलर नोड, या उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेनर नोड, जो रिप्रेजेंट होते हैं एन एल से। और टोटल नोड हो गए एन टी। सो दिस इज द बेसिक मतलब आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ नोड्स। नोड का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, नोड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है। अब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 या तो स्फेरिकली आ सकती है, रेडियल के रेडियस के हिसाब से, या फिर प्लेन के हिसाब से आ सकती है। तो कितने ऐसे स्फीयर बनाए जा सकते हैं जिसपे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, वो होंगे रेडियल नोड। कितने ऐसे प्लेन बनाए जा सकते हैं जिन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, वो आपके एंगुलर। मेरी बात आप सभी लोगों को समझ आ रही है या नहीं? बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए। सो दो तरीके हैं। एक तो है भैया टेक्निकल तरीका, आपको हर एक क्या कहते हैं ऑर्बिटल की शेप पता हो, तो शेप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी डिस्टेंस पे हमें एक ऐसा स्फीयर मिलेगा जो कहीं भी आपके ऑर्बिटल के शेप को कट नहीं कर रहा। ठीक है। जो एक टीडियस काम है 3D में सोच पाना, तो इट्स बेटर टू हैव सम मैथमेटिकल फार्मूला। तो मैथमेटिकल फार्मूले क्या होते हैं, नोट्स निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सो टॉपिक हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ नोट्स यूजिंग क्वांटम नंबर्स। ठीक है। सो नो डाउट ये तो हमने देखा ही है कि टोटल नोट्स जो है वो है आपके एनटी, और उनमें वो दो पार्ट में डिवाइडेड है।
एक पार्ट है आपके रेडियल नोड और एक पार्ट है आपके एंगुलर नोड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो एंगुलर नोड होते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, एंगुलर नोड विल ऑलवेज बी इक्वल टू एल, एजीमुथल क्वांटम, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू है। जैसे एस ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू 0 है, मतलब एंगुलर नोड 0 है, ठीक है। एंगुलर को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी प्लेनर भी लिखा है। तो जब भी आपको कोई भी ऑर्बिटल मिले और उस ऑर्बिटल में आपको टोटल नोड्स निकालने हो, एंगुलर निकालने हो, रेडियल निकालने हो, टोटल निकालने हो, तो सबसे पहले आप एंगुलर नोड्स निकाल लीजिए। एंगुलर नोड्स की वैल्यू होती है एल, मतलब एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड्स की वैल्यू कितनी आएगी, एम एल 0। पी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड्स हमेशा 1 होंगे, डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड हमेशा 2 होंगे, एफ ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड हमेशा 3 होंगे। तो ये वैल्यू फिक्स है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एंगुलर नोड की वैल्यू इतनी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, टोटल नोड्स। टोटल नोड्स केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n पे डिपेंड करते हैं, और टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1, ये वैल्यू फिक्स है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एंगुलर नोड nl की वैल्यू l होती है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो टोटल नोड होते हैं n-1, एंगुलर नोड होते हैं l, तो रेडियल नोड तो आप निकाल ही सकते हो, टोटल में से एंगुलर को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि टोटल में दोनों है। अगर मुझे एनएल पता चल गए, टोटल पता चल गए, तो टोटल में से एनएल को हटा दीजिए, आपको एनआर मिल जाएगा, ठीक है। सो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, सो रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स जो आपको मिलते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, वो होते हैं टोटल नोड्स माइनस एनएल, मतलब वो निकल के आएगा n-1 माइनस एल, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1। So this is the formula for radial. समझ में आया या नहीं आया, बोलिए, क्लियर है, ओके, बताइए। सर एन क्या है वाला, n माइनस एन 1? मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको अगर एग्जांपल मैं बोलूं कि कैलकुलेट रेडियल नोड्स इन 5f ऑर्बिटल, तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले n की वैल्यू, कौन सी ऑर्बिट नंबर है, 5, एल 5 की, एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 3। 3 ये दो चीजें पता चल गई। टोटल नोट्स, तो रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 3 माइनस 1, मतलब 1, मतलब 5f ऑर्बिटल में एक रेडियल नोट, खत्म, ठीक है, बोलिए। यस सर, यस सर। बस तो इतने आसानी से आप काम कर सकते हैं। सो रेडियल नोट का फॉर्मूला, एंगुलर नोट का फॉर्मूला और टोटल नोट का फॉर्मूला, ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत रहेगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो यस सर, फालतू में यस क्या सर। कहते हैं, मैं इमेजिन करता रहूं कि ऑर्बिटल कैसी है, ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा है। इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला विच इज वेरी इजी टू अप्लाई, एंड बहुत आसानी से आप रिजल्ट्स को निकाल पाते हैं, ठीक है। सो रेडियल नोट का फॉर्मूला ये हो गया, एंगुलर नोट का फॉर्मूला आपके पास है एल के बराबर, और टोटल नोट होते हैं n-1। सो एक हो गया n-1, एक हो गया एल, और एक हो गया n-1। ये तीनों याद कर लीजिए, आपका काम होगा, ठीक है। तो नोट्स वगैरह आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूलास। किसी को कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, बताइए, कितने पार्ट, ठीक है, नहीं, आगे बढ़े। नो सर, यस सर। तो अगला जो पोर्शन आ जाता है वो मॉडल वाला, जो जो पोर्शन था वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। हमने शुरुआत से लेकर अब तक कितने मॉडल्स देखे, शुरुआत हुई थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, जो कि पूरी तरह से तरबूज मॉडल था, ठीक है, किसी बिना सिर पैर का नेग्लेक्ट हो गया।
लिमिटेशन ही लिमिटेशंस थी। फिर रदरफोर्ड ने पहली बार एक्सपेरिमेंट कराया, तब जाके मुझे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मिला। उसकी लिमिटेशंस क्या थी? एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं हो रहा था और कोई स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बोर्स ने रदरफोर्ड मॉडल को कॉपी किया और पार्टिकल नेचर मानते हुए अपना खुद का मॉडल दिया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन वेव नेचर को इंक्लूड नहीं कर पाया। तो बोर्स की लिमिटेशन है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है और वेव नेचर को उसने इंक्लूड नहीं किया। फाइनली हमें पता चला डी ब्रॉगली कंसेप्ट के हिसाब से कि नॉट ओनली लाइट, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच मूव्स विल हैव व्हाट डुअल नेचर, एंड सब एटॉमिक पार्टिकल में तो उनका जो वेव नेचर है वो डोमिनेंट होता है। दैट मीन्स बोर्स मॉडल में हमने जो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रखा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि मूविंग पार्टिकल, मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल विल ऑलवेज बिहेव लाइक अ वेव इन 3D स्पेस। सो फाइनली हमें जो लेटेस्ट मॉडल मिला था वो था वेव मैकेनिकल मॉडल, या उसी को हमने बोला श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक वेव मानता है 3 डायमेंशन में अराउंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इफेक्ट में वो वेव जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उस वेव का जो वेव फंक्शन है वो साई है, जो इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड पे वेव के एम्पलीट्यूड को बताता है। और ऑफ कोर्स साई हमें कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं दे पा रहा था, तो हमने साई स्क्वायर की बात की, जो हमेशा पॉजिटिव है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस बोल सकते हैं। साई की जो रिजल्ट्स आए, जो रूट्स आए, उनसे साई स्क्वायर के अलग अलग शेप्स जो आते हैं वो स्फेरिकल आते हैं, एस तो उसको हमने एस ऑर्बिटल बोला, डम्बल आता है तो हमने उसे पी ऑर्बिटल बोला, डबल डम्बल आता है तो एफ मतलब डी ऑर्बिटल बोला, डिफ्यूज डबल डम्बल आता है तो एफ ऑर्बिटल बोला। टिल नाउ केवल 4 ही सब मतलब ऑर्बिटल्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उन चारों को हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने मॉडल में। दैट मीन्स अगर पार्टिकल नेचर मानते तो केवल ऑर्बिट्स है, लेकिन जब वेव नेचर भी इंक्लूडेड है तो ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स भी, ठीक है, और उन ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो एसपीडीएफ के हिसाब से बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमने इन सब चीज़ों को क्वांटाइज करने के लिए मैथमेटिकली एक नया टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था क्वांटम नंबर आज, और हमने देखा कि अलग अलग कैसे हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 4 क्वांटम नंबर चाहिए पड़ते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, वो वही है जो बोर्स मॉडल में n था, ऑर्बिट नंबर। सो ऑर्बिट नंबर इज n, दैट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है। उसके बाद हमने बात की किसकी, कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कौन सी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है, वो रिप्रेजेंट होता है एल से, मतलब उसका शेप क्या है, स्फेरिकल है या डम्बल है या डबल डम्बल है। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग एल की वैल्यू आती है। फाइनली एल की वैल्यू से ही हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं, जो ओरिएंटेशन की बात करता है कि एक पर्टिकुलर शेप की ऑर्बिटल कितने ओरिएंटेशन में अलाइन हो सकती है। एंड फाइनली उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का खुद का मोशन कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। एस मतलब स्पिन क्वांटम। क्वांटम नंबर्स का एक एप्लीकेशन तो सीधा सीधा हो गया, दैट इज बेस्ड ऑन नोट्स कैलकुलेशन में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला जो फॉर्मूला है वो तो बोर्स मॉडल में ही हमने देखा था, एंड वो कहलाता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। याद करिए, जब आपने बोर्स मॉडल पढ़ा था तो बोर्स मॉडल ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जो लाइसेंस ऑर्बिट होती हैं, वो कौन सी होती हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2π के इंटीजर मल्टीपल। याद है या नहीं? तो कभी कभी आपको ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है, तो जब किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम आपको पूछा जाएगा तो वो वही बोर्स मॉडल वाला है जिसकी वैल्यू होती है mvr, और जो nh/2π से रिप्रेजेंट होता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है तो h/2π आंसर हो गया आपका, सेकंड ऑर्बिट है तो 2h/2π हो गया, थर्ड है तो 3h/2π। मतलब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बोर्स मॉडल ही बताता है। ठीक है, जहां पे एन की वैल्यू क्या है, अगेन ऑर्बिट नंबर, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन
जैसे ही आपको दूसरे क्वांटम नंबर्स मिल गए, शेप मिल गया, वैसे ही एक नया टर्म बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड दैट इज नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि केवल एल का अंतर है और आपकी दुनिया बदल जाएगी। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये एक नई चीज है, ये इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है ऑर्बिट, ये है ऑर्बिटल, समझ में आ रही बात? ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो जब हम किसी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालता है तो वो हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और उसकी वैल्यू इसके बराबर है, जहाँ पे एल क्या है आपका, एजीमुथल क्वांटम। एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ये वैल्यूज फिक्स्ड है किसकी, एल की। ठीक है, बोलिए। तो अगर आपसे कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछे तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो एल की वैल्यू से ही निकलेगा। क्लियर, बोलिए, समझ में आ रही बात? यस सर। कभी 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 एग्जाम में एक और टर्म पूछा जाता है बार बार, सी पार्ट, तो पूछा जाता है स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एल एस से रिप्रेजेंट होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा नेट स्पिन पे डिपेंड करती है। सो एस इंटू एस प्लस 1 एच अपॉन 2, जहाँ पे एस क्या है, नेट स्पिन। नेट स्पिन समझ रहे हैं? जैसे जो भी आपको डायग्राम गिवन है 1 2 3 4, तो नेट स्पिन क्या होगी, जो ऊपर वाले 3 है तो उनका हो गया प्लस हाफ, और जो नीचे की तरफ 1 है उसका हो गया माइनस हाफ, तो नेट स्पिन हो गई 1 ऐसे। ठीक है, तो नेट स्पिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। ठीक है, तो नेट स्पिन क्या है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो नेट स्पिन 0 है, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेट स्पिन कुछ ना कुछ होगी। जैसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं पी ऑर्बिटल में, जो एग्जांपल मैंने दिया, तो पहले वाले दोनों तो पेयर्ड है, तो 0 हो गया, और ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, टोटल कितना हो गया, 1 को यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो नेट स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकलता है। ठीक है, बोलिए, कोई कुछ कहना Yes, चाहता sir. है? ठीक है, और कभी कभी आपको सीधा मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट का जो जनरल फॉर्मूला है म्यू एम का मैग्नीट्यूड, दैट इज डिफाइंड एज n into n plus 2 बोथ मैग्नेट्यूड, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। ठीक है, अगर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है मतलब वो डायमैग्नेटिक है, अगर थोड़ा कम है, लेस वैल्यूज है लेकिन 0 नहीं है, तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर बहुत ज्यादा है तो वो फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर है बात? बोलिए। Yes, sir. ये फॉर्मूले आप बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको चाहिए। ठीक है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है आ जाती है, इसका जो एप्लीकेशन है वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, और उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, एटम पता हो, तो उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कौन कौन से ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये निकालें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे, उनके बिना आपका काम नहीं होगा। मेजरली 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एक साथ अप्लाई होंगे, तभी जाके आप एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाएंगे किसी भी एटम। तो एक एक करके पहले हम रूल्स की बात करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पुराने जमाने के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीधे थे, आप जानते हैं 2,4 2,8,8,1 2,8,8,18,1 ऐसे। ठीक है, तो ये पुराने जमाने के 9 10th के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। लेकिन जब आप 11 12 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होंगे तो हमेशा SPDF ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखते होंगे। तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं बिना रटे, हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाएंगे? तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते वक्त हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। जो पहला जो रूल है जो हमेशा वैलिड है वो कहलाता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का कहना क्या है भाई? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम भरते हैं तो किस फैशन में भरते हैं। मतलब मुंह उठा के हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं भर पाते हैं, हम एक पर्टिकुलर फैशन में ही इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। और इलेक्ट्रॉन हमेशा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी की स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मिनिमम एनर्जी से स्टार्ट होंगे और मैक्सिमम एनर्जी की तरफ बढ़ते जाएंगे। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज व्हाट? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, सो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जर्मन वर्ड है। ठीक है, सो ऑफ-बाउ जो वर्ड है दैट इज अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बनाना। तो बिल्डिंग कभी थर्ड फ्लोर से स्टार्ट नहीं होता है बनना। अगर आपके घर में 3 फ्लोर है, सबसे पहले कौन सा फ्लोर बना होगा भाई साहब? तीसरा फ्लोर, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर ग्राउंड, ऐसा? पहला। हाँ, तो पहला, तो वही वाली बात है। तो बिल्डिंग अप मतलब ग्राउंड स्टेट से लेके कंप्लीट एक्साइटेड स्टेट तक कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते जा रहे हैं लाइन से। ठीक है, तो जर्मन वर्ड है ऑफ-बाउ, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम किसी भी ग्राउंड स्टेट वाले एटम में, मतलब मिनिमम एनर्जी वाले एटम्स में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब सबसे पहले सबसे नीचे कौन आएगा? मिनिमम एनर्जी, फिर कौन आएगा? उसके आगे की एनर्जी, फिर कौन आएगा? उसके आगे की, फिर कौन आएगा? उसके आगे। ठीक है, सो एज पर दिस, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि इन द ग्राउंड स्टेट the atomic orbitals are filled in order of increasing energies। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में आप बहुत मुश्किल नहीं है कि आप सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे और धीमे धीमे एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे। अब किस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, उसके लिए आप एक रूल का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट रूल इज नोन एज बोर्स-बरी रूल, या उसी को हम बोलते हैं n+n रूल। क्योंकि अभी हमने क्वांटम नंबर्स में देखा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में किस पर डिपेंड करती है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना दूर है, और उसके बाद उस ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिटल में। ठीक है, दैट मींस n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल की ज्यादा होगी उसकी एनर्जी बाय डिफॉल्ट ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? सो बोर्स-बरी रूल क्या बोलता है भाई कि इसकी अगर हम बात करें तो बोर्स-बरी रूल की बात अगले पेज पे कर लेते हैं, या इस पेज पे कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या लिख सकते हैं? ये पार्ट, द एनर्जी of orbital is directly proportional to n+l value। That means जितनी ज्यादा n+l की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी ऑर्बिटल की ज्यादा मानी जाएगी। समझ में आ रही बात? ये है पहली चीज। ठीक है, तो कौन से ऑर्बिट को आपको भरना पड़ेगा? पहले कौन से ऑर्बिटल को भरना पड़ेगा? जिसकी एनर्जी मिनिमम है, मतलब जिसकी n+l की वैल्यू मिनिमम है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सेम वैल्यू आ जाती है। So in case of orbitals having same value of n+l, the priority is given to n। तो अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल्स हैं आपके पास और दोनों का n+l की वैल्यू सेम आ गया, तो फिर किसको कम मानेंगे, किसको ज्यादा मानेंगे? तो ऑफ कोर्स जिसका n का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एक है आपके पास 4p, एक है 3d। तो 4p में अगर आप n+l निकालें तो वो कितना आएगा, n की वैल्यू है 4 और p के लिए l की वैल्यू है 1, तो हो गया 5। 3d में n+l कितना आएगा, n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है d के लिए 2, वो भी 5। तो जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो फिर ज्यादा एनर्जी किसकी मानी जाएगी, जिसका n बड़ा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, दैट मींस 4p will have more energy. Why? Because 4 is greater than। क्लियर है बात? ओके, Yes, sir. यस सर। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो ये चीज कहलाती है बोर्स-बरी रूल। ठीक है, और बोर्स-बरी रूल से आपको एनर्जी मिल जाएगी अलग अलग ऑर्बिट्स की। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर मिल जाएगा और अबाउ प्रिंसिपल आपको क्या बताएगा कि भैया उस ऑर्डर में ही आपको इलेक्ट्रॉन को भरते जाना है। ठीक है, अब भरने की बात आ जाती है कि कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर हमें यही पता नहीं होगा कि किस ऑर्बिट में एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में कितने भरे जा सकते हैं, डी में कितने भरे जा सकते हैं, तो अगेन हम फंस जाएंगे। तो किसी भी जनरल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ये रिप्रेजेंट होता है सेकंड रूल से। सेकंड रूल कहलाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको कि भैया, जो मैंने अभी बताया कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। पहला स्टेटमेंट, नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ये है दूसरा। ठीक है, दूसरा और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन का मोशन रिपीट नहीं कर सकता। इट मींस वी कैन फिल एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन पर ब्लॉक इन एन। मतलब किसी भी ऑर्बिटल के एक डिब्बे में हम एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक का एस होगा +½ एक का होगा -½ अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो भैया कोई ना कोई एक रिपीट हो जाएगा और सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर उसके लिए रिपीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एक ब्लॉक में या तो +½ वाला होगा या -½ वाला होगा। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन ले आओगे, 4 ले आओगे, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम हो जाएंगे। तो उनका एन भी सेम, एल भी सेम, एम भी सेम और एस भी सेम हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर का सेट है वो सेम नहीं हो सकता। दैट मीन्स एक डिब्बे के अंदर हम एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, क्योंकि एस की वैल्यू केवल 2 है, +½ एंड -½ हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक डिब्बे में 50 इलेक्ट्रॉन भर दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक डिब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन भर दें, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तीनों को सेम साइड भरा है, सब ऊपर की तरफ है, तो ये तीनों के सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम आ गए। दैट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, अगर मैंने ये ले लिया तो देखिए ये और ये, इन तीनों के लिए एस की वैल्यू क्या आएगी, +½ बाकी सब वैल्यू तो सेम ही है। दैट मीन्स हम एक ब्लॉक में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशन क्या है? टेक्निकल टर्म में डेफिनेशन है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ये एक स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि we cannot fill more than 2 electron in any block of an orbital। ठीक है, ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन। तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में हम एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन को ही रख सकते हैं। जैसे पी ऑर्बिटल की बात की जाए तो पी ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन है? 3, px, py, pz। तो px डायरेक्शन में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं एट मैक्स।
पी वाई में 2 रख सकते हैं, पी जेड में 2 रख सकते हैं, ठीक है। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते। क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर। Yeah. ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया। और सीधी सी बात है कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी अपोजिट स्पिन के होंगे। मतलब एक अगर ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला माना जाता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता हुआ, नीचे वाला माना जाता है क्लॉकवाइज ऐसे घूमता हुआ। सो ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ। हम ऐसे भी नहीं रख सकते कि दोनों ऊपर हो जाए, दिस इज रॉन्ग। हम ऐसे भी नहीं रखते कि दोनों नीचे हो जाए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। सर कौन सा प्लस हाफ होगा? जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है दैट इज प्लस हाफ, जो ऐसे रिप्रेजेंट होता है दैट इज माइनस हाफ। ओके सर। जब आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, याद करिए आपने जीवन में कभी भी इलेक्ट्रॉन को भरा होगा तो ऐसे भरा होगा ना, एक ऊपर की तरफ तीर और एक नीचे की तरफ तीर भरा होगा या नहीं? तो ऊपर वाले तीर को प्लस हाफ बोलते हैं, नीचे वाले तीर को माइनस हाफ, ठीक है। ओके सर। अगला अगला वाला क्या है? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, और वो रूल क्या क्या कहलाता है? हुन्स रूल। उसका पूरा जो मतलब नाम है वो है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या कहलाती है? मल्टीप्लिसिटी कहलाती है 2s नेट प्लस 1 के बराबर। ये मल्टीप्लिसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी मतलब कितने अलग अलग एक्सचेंजेस आप कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा नेट स्पिन होगा उतनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा नेट स्पिन होगा हम बोल सकते हैं उतने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेट स्पिन तो 0 हो गया। तो नेट स्पिन ज्यादा कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लिसिटी बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग 12 पास है तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे याद करिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा होगा कार्बीन, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कार्बीन एक इंटरमीडिएट होता है, बोलिए। कार्बीन कार्बीन सुना है नहीं सुना है? सुना है सर। हाँ, तो कार्बीन 2 टाइप का होता है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट जो है वो उसकी मल्टीप्लिसिटी है, क्योंकि सिंगलेट कार्बीन में पेयरिंग हो जाती है तो एस नेट होता है 0। 0 मतलब मल्टीप्लिसिटी हो गई 2 × 0 + 1, सिंगल। सिंगल मीन्स सिंगलेट। और जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है उसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अलग अलग ऑर्बिटल में, तो उसकी टोटल एस नेट हो जाती है +1। तो मल्टीप्लिसिटी हो जाती है 2 × 1 + 1, 3। 3 मीन्स ट्रिपल, ट्रिपल मीन्स ट्रिपलेट, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी का जो यूज है वो बहुत सारी जगह पे किया जाता है। मल्टीप्लिसिटी का जो मेन मुद्दा क्या है? उन फूल रटने वाले लोग तो रट ही सकते हैं कि भैया पेयरिंग तभी होगी जब सब के सब हाफ फिल्ड हो जाए, हाफ फिल्ड के बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब जब सबके सब एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे पी ऑर्बिटल है तो एक एक सबको हर एक ब्लॉक को मिल गया, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होता है। लोग ऐसे रट लेते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल है तो एक एक 5 सबको मिलेगा, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो रटने वाला तो लोग रट ही सकता है, बट समझने के हिसाब से अगर हम बात करें तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस मतलब बेसिस पे डिफाइंड है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे, उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ D5, P3, F7 कॉन्फ़िगरेशन क्यों होते हैं? क्योंकि वो मैक्सिमम लिमिट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास मान लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला है तो वो और किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पर फिक्स है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। लेकिन सोचिए अगर मैं बोलूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन 2 हो गए और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर इन 2 को मैं ऐसे भर दूं, तो एक तरीका तो ये तरीका क्या है? नेट स्पिन 0 कर देगा। लेकिन ये तरीका क्या है? आपस में एक्सचेंजेस में,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहेंगे। एक्सचेंज मतलब डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर 3 होंगे तो और भी ज्यादा पेयरिंग मतलब एक्सचेंजेस होंगे, 4 होंगे तो और भी ज्यादा एक्सचेंज होंगे, 5 होंगे तो मैक्सिमम एक्सचेंज होंगे। समझ में आ रही बात? जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे तो मैक्सिमम लिमिट कब आएगी? हाफ फिल्ड पर। तो इसीलिए हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्सचेंजेस मैक्सिमम है। दैट मींस दे विल हैव मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, मैक्सिमम डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस दे आर हाईली स्टेबल। हुम्स यही बोलता है। समझने वाली बात ऐसी है, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि टेक्निकल मतलब रटने वाला तरीका क्या है, पेयरिंग तभी होगा जब सबके सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया हो, तभी हम पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कबीर सिंह है क्या? कबीर सिंह मौजूद है? कबीर सिंह गायब हो गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। एनीवे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं आप है, आपने अगर गांव में शादियां देखी हो या कोई भी ऐसा मतलब मैं कहूँ कि फंक्शन देखा हो जिसमें लोगों को इनवाइट करके आप खाना खिलाते हैं। आजकल तो बुफे सिस्टम हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन पुराने जमाने के सिस्टम को देखिए आप लाइन से लोगों को बिठा देते थे, ठीक है, और लाइन से लोगों को बिठाने के बाद 2 तरीके थे आपके पास। या तो आप पहले आदमी को पूरा खिला दो, निपटा दो, फिर दूसरे आदमी पे जाओ, फिर उसको पूरा खिला दो, फिर तीसरे पे जाओ, फिर उसको पूरा खिला दो। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आप मतलब मार पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जो आदमी लास्ट में बैठा है वो आपको बहुत मारेगा, बोलेगा भैया हमसे क्या गलती हुई, हमें खिलाओ, हमें भी भूख लगा है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि जब बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी एनर्जी इक्वल होती है तो सबको बराबर 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 बांट देना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ऐसे फंक्शन में जाते हो जिसमें लोग लाइन से बैठते हैं तो आप सबको एक मिनिमम अमाउंट बराबर 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 बांट देते हो, है कि नहीं? और फिर अगर कोई बोलता है कि हाँ भाई मेरे को और चाहिए तो फिर आप और दे देते हो। समझ में आई बात? यही है हुम्सूल। हुम्सूल और क्या है, यही तो बोल रहा है कि भैया जब आपके पास 5 सेम एनर्जी की ऑर्बिटल है, ब्लॉक्स है, तो सबको पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर दे दो ताकि कोई चिल्लाएगा। ठीक है, उसके बाद जब सबको बराबर बराबर मिल गया है तो फिर आपके ऊपर है, आप पेयरिंग करा सकते हो, आप किसी एक को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दीजिए। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? बोलिए। ठीक है, सो दिस इज ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अगर आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रखेंगे तो ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। तो अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक पे ज्यादा बात करेंगे, हुम्सूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और इसी टॉपिक के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। ठीक है, ओके, किसी को Yes, कोई sir. दिक्कत है ओके परेशानी है सर। तो बताएं। चलिए, सो इतना आज अपन लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हुम्सूल से ही अपन लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक ओके है, यस Sir. थैंक यू सर। Thank you, किसी को sir. कोई भी दिक्कत है परेशानी हो कुछ भी हो तो भैया ये नहीं कि मेरी क्लासेस कम हो गई तो मैं आपके डाउट क्लियर नहीं करूंगा। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, फोन करिए, डाउट भेजिए, कुछ भी करिए। अगर आपको दिक्कत है देन आई कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए कि नहीं आप सब क्लासेस कम लेते हैं तो हम सर से नहीं पूछेगा। आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द बैचेस। ठीक है, ओके बाय सर। बाय। बाय बाय सर। थैंक यू। Bye, bye, sir.